नमस्कार। MHD 6 के अंतर्गत आज हम वापस से समकालीन कविता की राजनीति का परिदृश्य इसी पर चर्चा करेंगे। तो जिस राजनीति के अंतर्गत न्यूनतम कार्यक्रम का झंडा पार्टी सिद्धांतों के चिथड़े को सिलकर बनाया गया हो, वहाँ मोह भंग की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। यानी कहने का मतलब ये, जब को बहुत सारी समस्याओं को झेल कर के कोई व्यक्ति किसी कार्य को स्टार्ट करता हो, यानी बहुत सारे संघर्ष के बाद किसी कार्य की शुरुआत करने की कोशिश को करके वो कामयाब हुआ हो, तो वो व्यक्ति वहाँ से पीछे नहीं हटेगा। यानी क्योंकि उसके पीछे उसकी पूरी शक्तियाँ उसने अपनी लगा रखी हैं। आम आदमी की राजनीति स्थिति के इस कटु स्वीकार से शुरू होती है कि पिछले दशकों का साहित्य बुनियादी तौर पर इस स्थिति से कटु स्वीकार और उससे उत्पन्न प्रतिक्रियाओं का साहित्य रहा है। स्वाधीन चिंतन, स्वाधीन मनुष्य और स्वाधीनता का स्वप्न आकाश कुसुम बनता गया। और उसका कारण क्या था कि जो स्वाधीन चिंतन करो, मतलब, और स्वाधीन मनुष्य बनो, स्वाधीन स्वप्न आकाश देखो, ये नहीं है कि पराधीन होकर के सपने बुनने की सब सोच रहे हो। तो ये एक व्यक्ति का एक सपना, एक जीवन का एक कल्पना वो बनती चली गई। हमने अंधेपन में अपने देश की स्थिति परिस्थिति पर विचार किए बिना पश्चिमी विकास और प्रगति की अवधारणाओं को स्वीकार कर लिया। लेकिन ये सारी चीज़ें भूल व्यक्ति कब गया, जबकि वो पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंग गया, तो वो ये सारी बुनियादी चीज़ों को भूल गया जो कि बुनियाद में ही डली थी कि स्वाधीन बनो, स्वाधीन सपने देखो और स्वाधीन मनुष्य बनो। तो ये सारी बातें वो भूल गया, किसमें? ये पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगने के कारण से। फलतो अपने मौलिक सोच से कटकर हम भटकाव के शिकार हो गए। ये भटकाव इतना बड़ा कि एक पूरी पीढ़ी भ्रांतियों में फंसकर गर्क हो गई। पूरी पीढ़ी में एक ऐसा अकेलापन, आत्मनिर्वासन पनपा कि वह सोचने समझने में लाचार हो गई। और इसका कारण, और एक तरीके से ऐसा समय आ गया एक कि जिसमें व्यक्ति पूरी की पूरी पीढ़ी इस जो पश्चिमीकरण की सभ्यता में जो फंसी, तो वो उसमें अकेलापन आ गया। यानी उसने पारिवारिक रिश्तों को मान्यता देना बंद कर दिया, आत्मनिर्वासन का भावपन का के और कि वो आत्मनिर्वासन चाहता था, और वो सोचने समझने को लाचार हो गया। अब उसको कहीं कोई स्थिति ऐसी नहीं मिली कि जहाँ पर वो कहीं उसका स्थायित्व, तो वो सोचने समझने को विवश हो गया। तब वो वापस से अपने घर लौटा, जब उसको कोई रास्ता नहीं मिला। मतलब एक तरफ पश्चिमी की तरफ गया, लेकिन जब देखा वहाँ पे सब कुछ बर्बाद हो गया, तब वो वापस से अपने देश की तरफ लौटा है। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो पूरी तरह भटक गया। विजयदेव नारायण साई के शब्दों में कहें तो हमारे हाथों में टूटी हुई तलवारों की मूठ रह गई, जिनसे हम युद्ध क्या कर सकते थे। और एक विजय नारायण साई जो एक कवि हुए हैं, उनकी शब्दों में यदि कहें तो सच ये ऐसी स्थिति हो गई कि हम किसी व्यक्ति से युद्ध करने के लिए एक पूरी तलवार का होना जरूरी है, लेकिन हमारे पास तलवार नहीं थी, तलवार की मूठ रह गई थी। अब हम युद्ध लड़ें यदि किसी से, तो केवल मूठ के आधार पर हम युद्ध नहीं लड़ सकते। तो ऐसी स्थिति हमारे भारतीय समाज के लोगों के द्वारा कर दी गई कि जहाँ वो अपने जिस सपने को देख करके वो स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हुए थे, वो लड़ाई का सपना भूल गए और वो भटक गए, और इसके कारण से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। पूरी जिनसे हम युद्ध तो क्या कर सकते थे, अपनी ट्रेजेडी का मातम ही मना सकते थे। मुक्ति बोध ने ब्रह्म राक्षस कविता में इसी स्थिति का समग्र बिंब खींचते हुए कहा है, पिस गया वह भीतरी और बाहरी कठिन पाठों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। तो गति और संतरास एक ही जीवन चक्की के दो पार्ट हैं। इसी चक्की ने पूरी पीढ़ी को पीस डाला है। पाकिस्तान चीन युद्धों के दौरान, आपातकाल 1975 के दौरान, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की लोक क्रांति के दौरान देश का पूरा जीवन संकट पूर्ण उथल पुथल दौर से गुजरा। देश पर भाषा की राजनीति का विकृत चेहरा थोपा गया तथा हिंदी और भारतीय भाषाओं की छाती पर अंग्रेजी को अनंत काल तक के लिए बैठा दिया गया। और एक समय ऐसा आया कि हिंदी तो पूरी तरह से नष्ट कर दी गई। हिंदी का कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं था। यानी अस्तित्व नहीं था का कहने का मतलब, हिंदी पढ़ा हुआ लेकिन सबसे यदि कहीं कोई नीचे
पायदान पे था तो वो हिंदी पढ़ा लिखा व्यक्ति, क्योंकि वो इंग्लिश बोलने में समर्थ नहीं था। आज भी हमारे भारतीय समाज में ज़्यादातर लोग वही हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन उनकी कोई समाज में कोई उनकी कोई स्थिति नहीं थी, उनकी बातें लोगों तक नहीं पहुंचती थी, वो ऊंची स्थितियों पर नहीं पहुंच पाए, ऊंचे पद पर नहीं पहुंच पाए। सारी काबिलियत होते हुए भी उनकी काबिलियत कहीं ना कहीं पीछे रह गई। और आज भी आप देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं पीछे ला रही है। तो ये दो चीज़ें ऐसी आई जिसके कारण से बहुत पढ़े लिखे लोग भी कहीं ना कहीं वो अपने आप में नीचे रह गए। देश पर भाषा की राजनीति का विकृत चेहरा थोपा गया तथा हिंदी और भारतीय भाषाओं की छाती पर अंग्रेजी को अनंतकाल तक के लिए बैठा दिया गया। भाषाई साम्राज्य की ये भयावह स्थिति थी जिसने भारतीय भाषाओं के रचनाकारों के आत्मसम्मान तक को छीन लिया। और स्थिति तो यहाँ तक हो गई कि व्यक्ति का आत्मसम्मान ही खत्म हो गया। अब वो ये कहने में भी कतराने लगा कि मैं हिंदी भाषी हूँ या मैंने हिंदी से कोई स्टडी की है। लोग इतने भयभीत थे कि हिंदी से स्टडी नहीं करना चाहते थे। संस्कृत तो पूरी तरह छूट ही गई थी। एक तरीके से हम देखें तो एक दौर ऐसा आया सन 90 से लेकर के और सन 2020 तक का दौर एक ऐसा दौर है जहाँ पर संस्कृत में ना के बराबर स्टडी लोगों ने की है और उसका कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि संस्कृत को तो किसी ने भी कोई स्थान ही नहीं दिया। वो तो सुषमा स्वराज जी, धन्यवाद सुषमा स्वराज जी को, जिन्होंने संस्कृत की स्थिति को पुनः जीवित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, कि उन्होंने एक भाषण के द्वारा ये साबित किया कि संस्कृत जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है। और ये बहुत ज़रूरी था कि कोई व्यक्ति ऐसा दमदार भाषण दे, कोई इतना ऊंचे कद का व्यक्ति इतनी बात को कहे कि संस्कृत कितनी प्राचीनतम भाषा है और उसका कितना महत्व है। तो वो काम उन्होंने किया सुषमा स्वराज जी ने, जिसके कारण से हमारी जो हिंदी जो संस्कृत कहीं पिछड़ गई थी वो आई। और फिर जो आज की स्थिति है, जो मोदी जी ने जो काम किया वो तो बहुत ही गजब किया कि उन्होंने जो भारतीय हिंदी भाषा को जो सम्मान आज मिलने लगा है विदेशों में, उसमें दिलाने में बहुत बड़ा मोदी जी का हाथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि उन्होंने साबित किया कि भारत के लोग जिस कद और काठी के हैं वो उसकी बात आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ी कद काठी के हैं, जिनकी सोच बड़ी है, जिनके विचार बड़े हैं, जिनकी नॉलेज बड़ी है, सब कुछ बड़ा है, लेकिन वो यदि कहीं पीछे थे तो किन्हीं खास कारणों से थे। ये उन्होंने यहाँ पर साबित कर दिया। और ये भी यहाँ भारतीय लोगों को ये विश्वास दिलाया कि हिंदी कितनी कितनी जो है दमदार भाषा है। इसीलिए यूपीएससी वगैरह इन सारे जो बड़े बड़े एग्ज़ाम थे उनमें हिंदी भाषा को अब महत्व मिला। अब हिंदी भाषा के शिक्षार्थी ज़्यादा हो गए। अब उन लोगों के अंदर एक भावना जगी है, काव्य को कविता साहित्य को फिर से बढ़ावा मिला है, लेखन को फिर से बढ़ावा मिला है। तो एक ये पूरी तरह से भारत की तस्वीर बदलने में एक बहुत सक्रिय भूमिका इस समय निभाई हुई है। हिंदी में एक अनुवादजीवी संस्कृति का जन्म हुआ जो अपने मौलिक चिंतन के बुनियादी सरोकारों से कटती गई। यहाँ अनुवादजीवी संस्कृति का अर्थ है अपने मूल को गंवाकर पराई भाषा पराये विचार पर निर्भरता। अपने चिंतन की मूलगामी बुनियादों से विच्छिन्न हो जाने के कारण हिंदी प्रदेशों में वैचारिक आंदोलन नहीं उठा। और होती अपनी जड़ों से व्यक्ति जब हट जाता है तो उसको वो अपने पूरे विचारों को पूरी तरह से व्यक्त करने में समर्थ नहीं होता। और वही स्थिति भारतीय लोगों की हुई। केवल मंदिर मस्जिद की सत्यानाशी राजनीति के अलावा धर्मवादी घृणा भाव के बीज बोए हिंदुत्व की राजनीति ने देश की सांप्रदायिकता को खुलकर खेलने का अवसर दिया। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। कल मैं वापस से इसी विषय पर चर्चा करूँगी। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब